नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर का खास कार्यक्रम महुआ बिहार झारखंड में हूं आपके साथ विवेकानंद झा। चलिए अब बिहार झारखंड की खास खबरों का रुख करते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने सहयोग कार्यक्रम के दौरान शिक्षा व्यवस्था और भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वे अभी हाल ही में मंत्री बने हैं और पिछले 1.5 महीने से विभाग की सभी व्यवस्थाओं को समझ और समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता राज्य में लाइब्रेरियन की पहली वो बहाली करना और सभी पुस्तकालयों को सुचारू रूप से चलाना है, ताकि छात्रों को बेहतर अध्ययन की सुविधा वो मिल सके। TRD 4 परीक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि इसका ट्रांसफ़र और पोस्टिंग से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने जानकारी दी कि TRD 4 परीक्षा जुलाई में होनी थी, आयोजित की जानी थी और इससे साफ संकेत मिलता है कि शिक्षा विभाग भर्ती प्रक्रिया और सिस्टम सुधार पर तेजी से काम कर रहा है। वहीं पलामू जिले के पड़वा प्रखंड के सिक्का गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की रहस्यमय मौत के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों में भय इतना बढ़ गया है कि कई लोग शाम के बाद घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। मृतकों में कुलदीप मेहता, उनकी बेटी बबीता कुमारी, इंदु कुमारी, बहू श्वेता कुमारी और बेटे नकुल मेहता शामिल है, जबकि परिवार की एक महिला सदस्य भी अभी भी अस्पताल में भर्ती है। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आने से मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। इस बीच पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी ने गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और प्रशासन से तत्काल सहायता और निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। दो ही कारण हो सकता है। या तो कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला कोई बीमारी है, या नहीं तो उस परिवार में कुछ कंटामिनेशन ऑफ फूड होगा, फूड पॉइजनिंग हुआ होगा। तो यही 2 कारण हो सकता है कि एक ही परिवार के 5 लोग मर गए। डर का माहौल तो है ही, डर का माहौल है। पहले बुखार लगा, बुखार जांच हुआ, फिर बुखार से धीरे धीरे ज़्यादा ऐसे हो गया तो रिम्स गया, सादर में डाल्टेंगे गए, डाल्टेंगे से फिर इधर उधर करते करते फिर रिम्स गया और रिम्स में मृत्यु हो गया उन लोग का। एक बारी बारी से 19 तारीख के रात्रि में हुआ, फिर एगो कल 29 तारीख के हुआ और फिर एगो बीच में हुआ था। 5 आदमी का मौत हो गया। तो लोकल में इलाज करा रहे थे तो नहीं, कुछ नहीं सुना। तो फिर इन लोग ज़्यादा हो गए तो फिर सदर में गए, सदर में इलाज कराए, इलाज करा के तो फिर घरे आते थे। कभी कभी नहीं आते थे तो पूरा सब गोड़ फूल गए तो सब कोई वहीं सदर में रह गए थे। 2 ठो डेथ हुए तो फिर घर पे लाए, घर हुए रात में फूके और फिर सुबह में कि नहीं पता नहीं जो कहाँ चल गए। उसके बाद फिर हम लोग के पूरा जानकारी नहीं है और पूरा वैसे बातों भी नहीं होता है। कोई भी मिलेगा तब ना कोई बात करेगा, यही बात हम लोग जो है अब हम लोग को कोई मालूम नहीं है इतना से जैसे हमने। वहीं भागलपुर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर के पास मरीजों के परिजनों से डॉक्टरों के नाम पर अवैध वसूली करने वाले एक युवक को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। आरोपी की पहचान मोहम्मद जफर के रूप में हुई है, जिसे लोगों ने पकड़कर बराड़ी पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। आरोप है कि वह लंबे समय से अस्पताल परिसर में सक्रिय था और खुद को अस्पताल से जुड़ा व्यक्ति बताकर ऑपरेशन में लगने वाली दवाइयों, इंजेक्शन और स्टील प्लेट के नाम पर लोगों से पैसे वसूलता था। अस्पताल कर्मियों को शक होने पर उस पर नज़र रखी गई और उसे एक मरीज के परिजन से पैसे लेते हुए पकड़ लिया गया। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि इस अवैध वसूली के नेटवर्क में और कौन कौन से लोग शामिल हैं। अस्पताल में क्या कर रहे थे? ये क्लिनिक है टिया रोड में, पेशेंट दिखाने के लिए। पेशेंट दिखाने के लिए आरोप लग रहा है दलाली का है। वो सबने केस है, टोली मेन से झगड़ा हुआ ना। ये चोट कैसे लगी है? वही मारा बंद करके पूरा। नाम क्या है? किसका नाम क्या है तुम्हारा? मेरा जफर नाम है। तो जफर नाम है, यहाँ पर क्लिनिक चलाते हो और यहाँ पर अस्पताल में क्या कर रहे थे? ये क्लिनिक है टिया रोड में, पेशेंट दिखाने के लिए। पेशेंट दिखाने के लिए आरोप लग रहा है दलाली का है। वो सबने केस है, टोली मेन से झगड़ा हुआ ना। ये चोट कैसे लगी है? वही मारा बंद करके पूरा। नाम क्या है? किसका
नाम क्या है तुम्हारा? मेरा जफर नाम। तो जफर नाम है, यहाँ पर क्लिनिक चलाते हो और यहाँ पर एक सेकंड अस्पताल में क्या कर रहे थे? ये क्लिनिक है। वहीं पटना में लाइब्रेरियन के 6500 पदों की बहाली को लेकर बड़ी हलचल देखने को मिली है। बड़ी संख्या में लाइब्रेरियन अभ्यर्थी बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां सहयोग कार्यक्रम के दौरान उनकी मुलाकात बिहार के शिक्षा मंत्री से हुई। इस मुलाकात में अभ्यर्थियों ने लंबे समय से अटकी बहाली प्रक्रिया को जल्द शुरू करने की मांग रखी। शिक्षा मंत्री ने छात्रों को आश्वासन दिया कि इस मामले में नए सिरे से नियमावली यानी कि रेगुलेशन जारी की जाएगी और प्रक्रिया आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि अभ्यर्थियों का कहना है कि वे अभी 1 महीने तक इंतजार करेंगे और अगर इस अवधि में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वे आगे की रणनीति तय करेंगे और आंदोलन का रास्ता भी अपना सकते हैं। इस मुलाकात के बाद अब सभी की नज़र इस बात पर टिकी है कि शिक्षा मंत्री के आश्वासन का ज़मीनी स्तर पर कितना असर पड़ता है और लाइब्रेरियन बहाली प्रक्रिया आखिर कब तक आगे बढ़ती है। लेकिन अभी तक जो लाइब्रेरियन के छात्रों किए थे अभी तक लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं लिया गया। तो आज हमने बीजेपी कार्यालय के घेराव किया है। सरकार चुनाव के साथ शिक्षा मंत्री को हम और उस समय काम भी पूरे प्रोसेस में चल रहा था, लेकिन चुनाव खत्म होते ही लाइब्रेरियन के अभ्यर्थियों के बारे में जल्द से जल्द सोचिए सर, क्योंकि 1 महीने के बाद अगर हमारी बातों को नहीं कुछ सुना नहीं किया जाएगा लाइब्रेरियन के बारे में। लेकिन मिथिलेश तिवारी सर हम लोग आज मिल रहे हैं तो उनका कहना है कि हम फिर से नियमावली बनाएंगे और नए तरीके से नियमावली बनाने के बाद कैबिनेट में पास होने के बाद ही वैकेंसी आएगी। मीटिंग किए थे तो मीटिंग के दौरान हमने घोषणा किया था कि लाइब्रेरियन बहाली को लेकर के जो है हम लोग आंदोलन करेंगे। लेकिन जब हम लोग का मीडिया बाइट चला तो शिक्षा मंत्री जी का बयान आता है कि हम जो है संवाद से समाधान करने के लिए तैयार हैं। तो आज हम लोग का जो है शिक्षा मंत्री के तरफ से जो है अपॉइंटमेंट हम लोग फिक्स करवाए थे, तो शिक्षा मंत्री जी ने साफ साफ कहा है कि पहले जो नियमावली बना है उसको रद्द करके फिर से जो है हम लोग अलग से जो है नियमावली बनाएंगे और कैबिनेट से पारित करके जो है लाइब्रेरियन की बहाली जो है जल्द से जल्द की जाएगी। चूंकि आप देख रहे हैं कि अंतिम समय जो लाइब्रेरियन का बहाली दिया गया था 2000। वहीं भागलपुर की जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने सुल्तानगंज में श्रावणी मेले की तैयारियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अजगैबीनाथ मंदिर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पाया कि हाई मास्ट लाइट श्रद्धालुओं के लिए लगी रेलिंग से काफ़ी करीब है, जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना की आशंका बन सकती थी। स्थिति को देखते हुए डीएम ने बिजली विभाग के कार्यपालक पदाधिकारी को कड़ी फटकार लगाई और व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भले ही हाई मास्ट लाइट नगर परिषद द्वारा लगाई गई हो, लेकिन उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना बिजली विभाग की भी जिम्मेदारी है। डीएम ने निर्देश दिया कि हाई मास्ट लाइट के निचले हिस्से को तुरंत कवर किया जाए ताकि श्रद्धालुओं को कोई खतरा ना हो। साथ ही उन्होंने कार्रवाई कर रिपोर्ट सौंपने का भी आदेश दिया है। उन्होंने अधिकारियों को साफ चेतावनी दी है कि केवल औपचारिकता से काम नहीं चलेगा, बल्कि जिम्मेदारी से कार्य करना होगा। श्रावणी मेले में लाखों कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। वहीं जमशेदपुर डेयरी में ठेका कर्मी रविंद्रनाथ ठाकुर की मौत के बाद मजदूरों में भारी आक्रोश देखने को मिला। बुधवार को मृतक के परिजन, सहकर्मी और श्रमिक नेताओं ने मिलकर डेयरी के मुख्य गेट पर अनिश्चितकालीन जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रबंधन की लापरवाही के कारण समय पर इलाज नहीं मिल सका, जिससे रविंद्रनाथ ठाकुर की मौत हो गई। श्रमिक नेता रश्मि भेंगरा ने बताया कि मृतक लगभग 30 वर्षों से ठेका मजदूर के रूप में कार्यरत था। ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ने के बाद उचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाई। साथ ही साथ आंदोलनकारियों ने प्रबंधन पर हत्या का भी मामला दर्ज करने की मांग की है। साथ ही मृतक के परिवार को मुआवजा, एक सदस्य को अस्थायी नौकरी और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मौके पर तैनात है और प्रशासन बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है। सर क्या हो गया सर, क्यों आए हैं? यहाँ पर धरना में बैठे हुए हैं, इसकी सूचना मिली है। तो आप लोग क्यों धरना तोड़वाने हैं सर? जांच करने आए हैं, क्यों बैठे हैं धरना में। किसने भेजा आपको? अंचल अधिकारी। चलो आप कौन है सर? सीआई उमरिया से। क्या नाम हो गया सर? बलवंत सिंह। 30 साल से यहाँ एक ठेका कर्मी काम कर रहे थे, रविंद्रनाथ ठाकुर। विगत 17 जून को ड्यूटी आवर में उनकी तबीयत अचानक खराब हुई और आनन फानन में कंपनी प्रबंधन ने उनका इलाज नहीं करा करके
बेसुध हालत में उन्हें घर भेज दिया और उसके बाद परिवार वालों ने उनका उपचार के लिए हॉस्पिटल ले गए, जहां टीएमएच के द्वारा ये डायग्नोज किया गया कि उनके शरीर में जहर का अंश पाया गया और 4 दिन के बाद उनका रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गया। परिवार के साथ हम सभी सामाजिक कार्यकर्ता प्रबंधन के पास आए, मिले, बातचीत किए, कई तरह का आश्वासन उन्होंने हमें दिया, लेकिन अंत में सोमवार के दिन उन्होंने हर मुआवजा या कोई भी सहायता देने से इनकार कर दिया। जो हमारा मांग था उसको झुठला दिया गया है। वहीं मोहनिया प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय देवकली में वार्षिक परीक्षा के दौरान कक्षा 10 की छात्रा अचानक बेहोश हो गई। छात्रा की पहचान निधि कुमारी के रूप में हुई है, जो परीक्षा देने के लिए स्कूल आई थी। बताया गया कि वॉशरूम में जाने के दौरान उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह वहीं गिर पड़ी। घटना से स्कूल में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही स्कूल प्रबंधन ने तुरंत कार्रवाई की और एम्बुलेंस के जरिए छात्रा को अनुमंडल अस्पताल मोहनिया भेजा गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि छात्रा अर्धचेतन अवस्था में थी, लेकिन उसके सभी महत्वपूर्ण लक्षण सामान्य पाए गए। डॉक्टर प्रदीप कुमार ने स्पष्ट किया कि छात्रा को पहले से मिर्गी की बीमारी है और यह घटना उसी का परिणाम है। किसी भी तरह की चोट या फिर निशान की अफवाहों को उन्होंने गलत बताया। प्राथमिक इलाज के बाद छात्रा को बेहतर जांच के लिए रेफर कर दिया गया है और अब उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। ये बच्ची आज परीक्षा देने आई थी, अचानक ये वॉशरूम की तरफ गई, इसकी तबीयत बिगड़ी। उसके बाद हम लोग को सूचना मिली तो तुरंत हम लोग अपने वरीय पदाधिकारी के साथ साथ उसके गार्जियन के साथ साथ विद्यालय प्रबंधन की अपनी व्यवस्था के साथ साथ इसको तुरंत एम्बुलेंस के जरिए इस हॉस्पिटल में, अनुमंडल हॉस्पिटल में ले आकर के। किस चीज़ का एग्जाम चला था, कौन सा विद्यालय? एक्चुअली ये घटना उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय देवकली के मासिक परीक्षा चल रही है। उस परीक्षा में ये परीक्षार्थी के रूप में आई थी, वो सेमी कॉन्शियस स्टेट में थी। उसको चेक, उसका वाइटल सब तो नॉर्मल ही है। इसका हिस्ट्री पहले से उसको एपिलेप्सी मतलब मिर्गी का जो बोलते हैं उसको दौरा आता रहता है, उसी का कॉन्सिक्वेंस है। यहाँ उसको सीजर हो रहा था, सेमी कॉन्शियस टाइप की है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उसको हायर सेकेंडरी रेफर कर दिया, उसको बहुत ईसीजी जो करना पड़ेगा, ब्रेन का यहाँ होता है नहीं, तो रेफर कर दिया गया उसको। तो गला पे निशान भी कुछ मिला सर? नहीं, निशान गला सब गला कुछ निशान नहीं मिला। लोग बता रहे थे लेकिन ऐसा कुछ निशान नहीं मिला गले पर, गला सब। वहीं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी पीएमसीएच की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल की व्यवस्थाओं में जल्द सुधार किया जाएगा और यहां ट्रॉमा सेंटर भी जल्द शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अस्पताल के अधिकारियों और कर्मचारियों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अधिकारी और कर्मचारी समय पर ड्यूटी पर पहुंचे या नहीं और अपने कार्यों का सही तरीके से निर्वहन कैसे करें। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई अधिकारी या फिर कर्मचारी लापरवाही या फिर अनियमितता करते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कई राष्ट्रीय और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और मसूद पजेशकियान के बीच हुई बातचीत का स्वागत किया है और कहा कि भारत हमेशा वैश्विक शांति और संवाद का पक्षधर रहा है। अजय आलोक ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हुई कटौती को आम लोगों और व्यापारियों के लिए राहत भरा कदम बताया है। प्रधानमंत्री जी वैश्विक तौर पे इस युद्ध को खत्म करवाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि किसी भी समाधान सिर्फ कूटनीतिक प्रयास से ही निकाले जा सकते हैं, बातचीत से हल हो सकता है। युद्ध किसी चीज़ का समाधान नहीं है और समुद्री मार्ग पे अवरोधन होना ये प्रगतिशील देश और विकासशील देशों के लिए विकास में सबसे बड़ी बाधा है और इससे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित। ये तो आप उन लोग से पूछिए ना जो कमर्शियल गैस सिलेंडर के कीमत बढ़ने पे हाय तौबा मचा रहे थे। अभी तो ये पहली कटिंग हुई है और भी कटिंग होगी। वहीं पटना में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने पार्टी के आगामी कार्यक्रम को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस बार पार्टी का आयोजन केवल एक स्थान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर एक साथ आयोजित किया जाएगा। शक्ति सिंह यादव ने बताया कि 5 जुलाई को राजधानी पटना में भी विशेष कार्यक्रम होगा।
उन्होंने कहा कि पार्टी राज्य भर में व्यापक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर कार्यकर्ताओं और समर्थकों को जोड़ने का काम करेगी। इस बार हम लोगों ने पूरे बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों पर मनाने का, पटना भी उसमें, हाँ 5 तारीख को, हाँ पटना में भी 5 को, और प्रत्येक जिला को एड्रेस करेंगे आदरणीय तेजस्वी यादव जी। इस बार हम लोगों ने पूरे बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों पर मनाने का, पटना भी उसमें, हाँ 5 तारीख को, हाँ पटना में भी 5 को, और प्रत्येक जिला को एड्रेस करेंगे आदरणीय तेजस्वी। वहीं पटना में आयोजित भाजपा के सहयोग कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह टाइगर ने लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सहयोग कार्यक्रम में हर विभाग के मंत्री शामिल होते हैं और विभाग से जुड़ी समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया जाता है। सहयोग कार्यक्रम का नाम है लोगों के सहयोग के लिए कार्यक्रम है। संबंधित विभाग के मंत्री यहाँ बैठते हैं, उससे जुड़ी समस्याओं को लेकर यहाँ जो लोग आते हैं उस समस्या का समाधान का निराकरण का प्रयास होता है और लगातार इसमें आने वालों की संख्या बढ़ रही है। इस बात का पर्याय है कि लोगों की समस्याओं का निराकरण हो रहा है। लंबे समय से ये कार्यक्रम चल रहा है। सर किन किन समस्याओं को देखना पड़ रहा है सर? देखिए, जिस विभाग के मंत्रियों का दिन तय होता है उसी विभाग से संबंधित ज़्यादा समस्या आती है। अब शिक्षा मंत्री, उस शिक्षा मंत्री और भूमि राजस्व मंत्री के विभाग का दिन मुकर्रर है, उस विभाग की समस्याएं ज़्यादा आती हैं। सहयोग कार्यक्रम का नाम है। वहीं पटना के जनता दरबार में सफेद दाग को लेकर जागरूकता अभियान चला रही निशा भागवत पहुंची और इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से मुलाकात कर अपनी बात रखी। निशा ने बताया कि समाज में आज भी सफ़ेद दाग को बीमारी और छुआछूत से जोड़कर देखा जाता है, जिसके कारण कई महिलाएं सामाजिक बहिष्कार और मानसिक प्रताड़ना का सामना करती है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 से वह इस विषय पर जागरूकता अभियान चला रही है और सरकार से सहयोग की मांग कर रही है। नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं यास्मीन। देखिए, जदयू का जनता दरबार लगता है और आज दिन है हेल्थ मिनिस्टर यानी निशांत कुमार का जनता दरबार का दिन। अब बिहार में हेल्थ मिनिस्टर निशांत कुमार लगातार जो है हेल्थ को लेकर वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बिहार में जो समस्या है सफ़ेद दाग को लेकर। अब देखिए, जनता दरबार में हमारे साथ एक ऐसी महिला आई है जो सफ़ेद दाग से खुद जूझ तो रही है, लेकिन बिहार को अवेयर करने में लगी हुई है। थोड़ा सा आगे आ जाओ। सबसे पहले थैंक यू सो मच। साइड हो जाइए, गाड़ी आ रही है। इस साइड आके रुक जाइए ना भैया, फ्लो खराब कर देते हैं। मैं बिहार की लोग खराब कर देते हैं। सफ़ेद दाग को काम कर रही हूँ। मुझे भी एक टाइम में सफ़ेद दाग स्टार्ट हुआ था, आज भी मुझे सफ़ेद दाग है। तो एक्चुअली सफ़ेद दाग ना कोई डिजीज़ नहीं है, पहले तो हमें समझना, और कोई बीमारी नहीं है, एक स्किन डिसऑर्डर है। जैसे लोग काले बैठे नहीं, तो इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है ना कि हमें लगता है ना कि हम ये समाज का हिस्सा ही नहीं है। आपको समाज से हिस्सा नहीं माना? नहीं, लोग सोचते हैं ये छुआछूत की बीमारी है, ये मेरे साथ खाएगी पिएगी तो उसे भी। आज जनता दरबार आए हैं निशा, कई बार आपको देखा है हमने कि सभी से सहयोग लेकर लोगों को अवेयर करने के लिए आपने मदद की है, लेकिन आज जनता दरबार आकर हेल्थ मिनिस्टर से क्या कुछ मिला था आपको? आज मुझे मौका मिला हेल्थ मिनिस्टर अपने निशांत सर से मिलने का, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि निशांत सर ने बहुत पॉजिटिव वे में इसका सुनने की, जैसे ऑब्वियसली बात है बहुत कम लिमिट टाइम होता है, पर मुझे सर ने सुना और सर ने आश्वासन। सफ़ेद दाग कोई गुनाह नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, इसको लोग जो बहिष्कार करते नहीं करना चाहिए। इस पर हम पूरा बातचीत इनसे कर रहे थे, आके निशांत जी से मुलाकात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर कार्य होगा। फिलहाल बने रहे महुआ खबर के साथ। बहुत तो फिलहाल के लिए महुआ खबर के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर न्यूज़ का।